नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है चुनाव जीतना और जीत हासिल करने के लिए सभी अपनी अपनी जुगत लगाते भी हैं। 2024 के चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी एक तरफ न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में मृत पड़ी कांग्रेस को कितनी ऑक्सीजन दे पाएंगे ये आगे मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन बीजेपी 24 की विजय यात्रा का फॉर्मूला निकाल चुकी है, एजेंडा सेट कर चुकी है। विरोधी जब सड़क नाप रहे हैं उससे पहले मोदी वोटर की नाड़ी भांप चुके हैं। अब बस विजय यात्रा की प्रिस्क्रिप्शन का सब्सक्रिप्शन होना बाकी है। बीजेपी के अधिवेशन के जरिए यह संभव होगा। 2024 का रण जीतने के लिए बीजेपी रणनीति बनाने में जुट गई है और इसके लिए आज से 2 दिनों का महामंथन शुरू हो गया है। खास बात यह है कि इस बार महामंथन में प्रधानमंत्री से लेकर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है, जिन्हें मोदी की हैट्रिक का मंत्र दिया जाएगा। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के इस अधिवेशन से जुड़ा हुआ हर पहलू आपके सामने रखेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 370 सीट जीतने के लिए हर वर्कर काम पर लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि एनडीए गठबंधन को 400 सीट जीतनी है, हर सीट पर कमल का फूल कैंडिडेट है, ऐसा मोदी ने कहा। अगले 100 दिन एक एक बूथ पर काम करना है, ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन के सभी पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, सांसद तो सांसद और पूर्व सांसद भी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के कोटे से सभी डिप्टी सीएम, बीजेपी के विधायक और एमएलसी तक, बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष भी, और प्रदेश अध्यक्ष क्यों, जिला अध्यक्ष और पंचायत के अध्यक्ष से लेकर मेयर और डिप्टी मेयर भी अधिवेशन में शामिल है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो सांसद है वो भी, जो पूर्व सांसद है वो भी, सबको काम पर लगना है, क्योंकि 370 सीट जीतने का ये टारगेट है और एनडीए गठबंधन को 400 सीट अगर जीतनी है, हर सीट पर अगर कमल का फूल खिलाना है, तो प्रधानमंत्री से लेकर किसी भी पार्टी की सबसे छोटी इकाई का चेहरा भी काम पर लगेगा, यानी बूथ लेवल तक यह काम होगा। मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 370 का टारगेट तो दे दिया है और साथ ही इसे अचीव कैसे करना है यह भी समझाया है। मोदी ने कहा कि पिछले 3 चुनाव का विश्लेषण किया जाए और उन बूथ्स की पहचान की जाए जहां 1000 से कम या 1000 वोट मिले थे। हर उस बूथ पर 370 और जोड़ने को कहा है। लेकिन 370 का टारगेट अचीव करना आसान काम नहीं है, आप भी जानते हैं, यह मुश्किल काम है। और बीजेपी का पिछला स्कोर अगर आप देखें, जो 303 का था वो भी शानदार था, जबकि 133 सीटों पर बीजेपी हारी थी। इस बार अगर उन 133 में से 67 सीटों पर भी बीजेपी जीत जाती है तो यह गणित 303 प्लस 67 यानी 370 का प्लान अचीवेबल हो पाएगा। मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं। देखिए, आपको बस आज से यहां से जाकर के एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, एक ही काम। क्या काम करना है? पिछले 3 चुनाव में आपके यहां पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालो। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो। निकालोगे? 3 चुनाव का निकालोगे? फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो कि इस पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव में 3 में ये सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लिख लोगे? जरा जवाब दीजिए, लिख लोगे? फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। करेंगे? यानी आपके पोलिंग बूथ में
जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। अब देखिए, मोदी जब भी कोई टारगेट हाथ में लेते हैं तो जीत की गारंटी भी वो साथ में देते हैं। मोदी अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हैं। वो एक बूथ पर काम करने की बात करते हैं, तभी तो पंचायत अध्यक्ष तक को बुलाया गया है। जिन्हें वो टारगेट देते हैं उसे अचीव करने का रास्ता भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है। इससे पहले चाहे 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव, दोनों बार दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। 2014 में विरोधियों की कमजोरी और मोदी की जबरदस्त कैंपेन पॉलिसी पर मोदी 282 सीट जीत कर लाए। उस वक्त एंटी इनकम्बेंसी भी थी। लेकिन 2019 में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो अपने काम के बलबूते पर चुनाव लड़ा, और तब कई विरोधी जो ये कह रहे थे कि इस बार तो बहुमत नहीं ला पाएंगे अपने बलबूते, उस वक्त भी 303 सीटें बीजेपी लेकर आई और इस बार टारगेट है 370 का। चलिए आपको अब स्टेट वाइज समझाती हूं होगा कैसे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी 80 में से 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। साल 2014 में 71 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हो पाई थी और सहयोगी पार्टी भी 2 सीटें जीती थी, यानी कि कुल 73 सीट पर जीत हुई। बीजेपी को करीब 42% वोट भी मिले थे, लेकिन साल 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 8% बढ़ा। ये बढ़कर 50 तक पहुंचा, लेकिन बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि पिछली बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। अखिलेश यादव थे, मायावती थी और जयंत चौधरी भी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने 80 में से 80 का टारगेट रखा है और इसके लिए उसने 60% वोट शेयर हासिल करने का टारगेट रखा है। और इस बार चुनौती इतनी कठिन नहीं है, क्योंकि जयंत चौधरी इस बार उनके साथ है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश 80 में से 80 हासिल कर सकती है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी इस पर पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस लेंगे, लेकिन वो फैक्टर कौन कौन से हैं जिस पर हम उत्तर प्रदेश के नजरिए से बात कर रहे हैं, जिस पर मोदी को भरोसा है इस बार यूपी में स्ट्राइक रेट 100% का रहेगा। तो इसे आप ऐसे समझिए, उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी के साथ साथ राम की लहर भी है। 2019 चुनाव में राम मंदिर सिर्फ एक चुनावी वादा था, लेकिन 2024 चुनाव में वो वादा गारंटी में तब्दील हो गया और अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर तैयार हो गया। दूसरी वजह है जयंत चौधरी, जो पिछली बार समाजवादी पार्टी और मायावती के साथ मिलकर चुनावी मैदान में थे। इस बार वो बीजेपी खेमे में है। बीजेपी ने उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इसके बाद जाट प्रभाव वाले 18 सीटों पर क्लीन स्वीप का मौका मिल सकता है। तीसरी वजह है मायावती, जो पिछली बार अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ी और 10 सीटें जीती। उनका स्ट्राइक रेट अखिलेश यादव से बेहतर था, लेकिन इस बार बुआ और भतीजा दोनों अलग अलग है। हाथ इस बार साइकिल की सवारी नहीं कर रही है। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद मान रही है कि उनका पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ही कमजोर है। राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश जब खुद न्याय यात्रा में पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं। कांग्रेस बीजेपी तो क्या हो गया, अभी तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है ना। सारे कांग्रेस नेता वहां जा रहे हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का खतरा है। ये बीजेपी का एक वॉशिंग मशीन उनको दिखता है। इस वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, सारे दाग छोड़ जाते हैं। लेकिन यूपी में कांग्रेस को रिवाइव करना कितना मुश्किल आपको लगता है? लंबा समय लगेगा। एक किसी के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं। वो भी हमारा मकसद है। इंडिया गठबंधन मजबूत है। 2 पार्टियां निकल गई हैं, नीतीश कुमार, पलटी कुमार की पार्टी निकल गई है और आरएलडी निकल गई है। तो 26 पार्टियां आज भी इंडिया गठबंधन में है। अब बात बिहार की। बिहार में पिछले 1.5 साल में सियासी उठापटक जबरदस्त हुई। नीतीश कुमार पहले एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले गए, इंडिया अलायंस बनाया गया, लेकिन पिछले महीने वो वापस एनडीए में आ गए और उसका असर क्या होगा ये सब आपको समझाऊंगी। लेकिन पहले बात साल 2014 और 2019 की। साल 2014 में एनडीए को 31 सीटें मिली और वोट शेयर 39% था। नीतीश कुमार उस वक्त एनडीए का हिस्सा नहीं थे, लेकिन 2019 के चुनाव में नीतीश एनडीए के हिस्सा थे और 40 सीटों पर एनडीए ने 39 सीटें जीत ली।
वोट शेयर बढ़कर 54% हो गया। अब टारगेट 40 में 40 का है और वोट शेयर 60% हासिल करने का है, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार उनके साथ है। पिछले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जितन राम मांझी भी अलग थे, लेकिन वो इस बार एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में वोट शेयर बढ़ना लाजमी है। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। देवेंद्र, उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों ही स्टेट पर एक क्विक रिएक्शन, आपका टारगेट कितना अचीवेबल है? उत्तर प्रदेश में आप देखें तो एक रायबरेली सीट को अगर आप छोड़ दें तो रायबरेली के अलावा पूरा का पूरा जो टारगेट है वो लगभग अचीवेबल आप कह सकते हैं बीजेपी के लिहाज से। कम से कम वो रीच में है। बीजेपी के कार्यकर्ता कितना और मेहनत करते हैं, अगले 100 दिन का पीएम मोदी ने जो टारगेट दिया उसके हिसाब से वो रिजल्ट में दिखेगा, लेकिन रीच में ज़रूर है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो बीजेपी की तैयारी उसी हिसाब से हो रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में जिन जिन कमज़ोर सीटों पर या पिछली बार जहाँ पर हार हुई थी उन सबको लेके बीजेपी ने ऑलरेडी अपना सर्वे करा रखा है और वहाँ पे काफ़ी काम किया जा चुका है और उन कमियों की पहचान की जा चुकी है जिसके चलते हार हुई थी और उसका कोर्स करेक्शन भी एक हद तक कर लिया गया है। तो आप समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं होने जा रही है। एक रायबरेली वाली सीट है वो ज़रूर है कि वो कांग्रेस का गढ़ है, वहाँ पर सोनिया गांधी लड़े या ना लड़े, नहीं लड़ रही है क्योंकि प्रियंका हो सकता है लड़ जाए तो भी बीजेपी के लिए वहाँ पे मुश्किल होगी। और बसपा का साथ नहीं जाना एक दूसरी चीज़ रही जो कि पिछले बार साथ थी, जिसके चलते कुछ सीटों का नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिहाज से बहुत मुफीद स्थिति कह सकती है। रह गई बात बिहार की, तो बिहार में नीतीश कुमार आने के साथ ही 40 में से अगर एक किशनगंज की सीट को छोड़ दें तो 39 सीटों पर एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है, जैसा कि पिछली बार जीत हासिल हुई थी। उन मजबूत सीटों में से, क्योंकि चुनावी नतीजे बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करते हैं, उम्मीदवारों का चयन होगा उसके बाद ज़्यादा बेहतर स्थिति में बताया जा सकता है, लेकिन एनडीए की तैयारी के हिसाब से, एनडीए के वोट शेयर के हिसाब से बिहार में भी 39 सीटों पे वो बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी। जी। अब ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश और बिहार की। अब मैं आपको बताती हूं कि साल 2019 के चुनाव में किन किन राज्यों में मोदी का स्ट्राइक रेट 100% था। हिमाचल प्रदेश की 4 सीट, चंडीगढ़ की 1 सीट, हरियाणा की 10 सीट, दिल्ली की 7, अरुणाचल की 2, त्रिपुरा की 2 सीट, गुजरात की 26 और उत्तराखंड की 5 सीट। इसके अलावा दमन और दीव की बात करें, पूरा इंडिया का वो पॉलिटिकल मैप इस वक्त आपके सामने है जहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% था। बीजेपी के लिए इस बार चुनौती सिर्फ इतनी है कि इन राज्यों में ये स्ट्राइक रेट बनाकर रखना है, यहां पर 100% लेकर आना है। अब बात आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। पिछले 2 चुनावों में मोदी का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं एक बार देवेंद्र। कुछ स्टेट वो थे जिसमें अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात में पार्टी की स्थिति और संगठन कितना मजबूत है, हम अक्सर इस पर चर्चा करते आए हैं। या फिर अगर हम दमन दीव तक की बात करें, जहां पर 100% स्ट्राइक रेट था, 5 साल के बाद भी 100% स्ट्राइक रेट बनाना क्या किसी भी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज नहीं है? बिल्कुल नहीं। बीजेपी के लिहाज से इन राज्यों में, जैसे गुजरात की अगर आप बात करें तो गुजरात में आप देखेंगी कि जो जीत का मार्जिन है वो पिछली बार की तुलना में वो ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आएगा और बीजेपी उसी लिहाज से काम कर रही है। जो उसमें टारगेट सेट किया गया है गुजरात के लिए और टॉप लेवल से जो टारगेट दिया गया है वो ये कि गुजरात की सभी सीटों पर कोशिश ये करनी है कि जो अपोजिशन के कैंडिडेट हों उनके जमानत जब्त हो, और उस लिहाज से समझा जा सकता है कि बीजेपी ने अपना जो बार है टारगेट का वो कितना ऊंचा सेट कर रखा है कि गुजरात के सभी लोकसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी के जिस सीट पे कैंडिडेट हो उनकी जमानत जब्त करा दी जाए, और उस लिहाज से पार्टी तैयारी कर रही है। और उत्तराखंड की भी चाहे जैसे बात कर ले तो उत्तराखंड में आपको कैंडिडेट्स जरूर देखेंगे बदले हुए, गुजरात में भी आपको दिखेगा कि कैंडिडेट्स बदले जा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट पे कोई असर हो इसकी संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। और बीजेपी का अपना जो फीडबैक सिस्टम है वो भी पार्टी उस बात को लेकर एकदम निश्चिंत नजर आ रही है। मीनाक्षी बिल्कुल। अब बात जरा बंगाल की भी कर लेते हैं, और बंगाल के साथ साथ फिर देवेंद्र आपसे हम बात महाराष्ट्र की भी करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का भी जो टारगेट सेट किया गया है बीजेपी की ओर से। लेकिन पहले जरा ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं, आंकड़े दिखाते हैं कि लक्ष्य क्या है और 2014 और 19 में स्ट्राइक रेट क्या था। बीजेपी साल 2014 में 2 सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में, और वहीं 2019 आते आते वोट प्रतिशत में देखिए जबरदस्त उछाल आया, 17% से सीधा 40.7% हुआ। 18 सीटें जीत पाने में बीजेपी कामयाब रही, और इस साल का टारगेट 50% वोट शेयर अगर ला पाएंगे तो 25 सीटें जीती जा सकती है, और नामुमकिन कुछ भी नहीं है।
मेहनत करें तो ये भी किया जा सकता है। अब बात नॉर्थ ईस्ट की भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे देवेंद्र के साथ। नॉर्थ ईस्ट में स्ट्राइक रेट कैसे बढ़ाएंगे मोदी? अब देखिए आसाम की बात करें, आसाम में जो 14 सीटें हैं उनमें से 2019 में बीजेपी 9 सीटें जीत पाने में कामयाब रही थी। यहां पर इस बार टारगेट पूरी 14 की 14 सीटों का है। अब बात करते हैं अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश। 2 सीटें, 2 में से दोनों ही सीटें अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जीती। इस बार भी टारगेट 100% का है। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की भी सेम स्टोरी है इस वक्त आपके सामने। और मणिपुर की बात करें, 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी ने जीती। टारगेट हमेशा 1 से ऊपर का रखा जाता है, पिछले से बेहतर करने का रखा जाता है। यहां पर वही आप स्थिति देख रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड की बात करें तो यहाँ की कुल सीटों की संख्या होती है 25। अगर बीजेपी 15 का टारगेट रखती, 15 सीटें जीत पाई है तो 25 की आशा क्यों नहीं रख सकती, ये टारगेट क्यों नहीं सेट कर सकती? एक ग्राफिक्स और आपके सामने रख दें तो नॉर्थ ईस्ट की बात हो गई, महाराष्ट्र की बात हुई, बंगाल की बात हुई, अब दक्षिण की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और लक्षद्वीप। कहा यह जा रहा है जो सबसे दिलचस्प लड़ाई है और थोड़ी सी कठिन लड़ाई भी है वो दक्षिण की हो सकती है। दक्षिण में कर्नाटक में 28 सीटों में से 2019 में बीजेपी ने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया, 25 सीटें जीती। इस बार टारगेट 28 का है। एक बार हम इसी पर बात कर लेते हैं देवेंद्र, पहले दक्षिण की बात कर लेते हैं क्योंकि दक्षिण का आंकड़ा इस वक्त हमारे सामने है। दक्षिण के इन राज्यों की कुल सीटों की संख्या होती है 130 और 29 सीटें 2019 के चुनावों में बीजेपी ने जीती, 29 सीटें जीती और इस बार टारगेट 54 का। ये अगर इसमें हम बात करें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव बीजेपी हारी है, फिर भी एक्सपेक्टेशन पिछले नतीजों के मुकाबले रखी गई है। और बिल्कुल उसमें विधानसभा चुनाव में भी आप देखें तो एक बात वहाँ पे जाने के बाद, मैं खुद वहाँ पे था कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, सीधे समझ में आ रही थी कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारेगी, लोकसभा चुनाव में पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसे वोटर्स बहुत आसानी से मिल रहे थे और लगातार मिल रहे थे जो कि ये कह रहे थे कि स्टेट इलेक्शन में वो इस बार कांग्रेस को आजमाएंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। और जैसे उनसे पूछा जाता था कि क्या अगला लोकसभा चुनाव भी आप कांग्रेस पार्टी को ही वोट करेंगे, वहाँ पर सीधे उनका जवाब आता था कि नहीं, नरेंद्र मोदी। यानी कि मोदी फैक्टर वहाँ पे उनके लिए लोकसभा चुनाव में रहेगा। दूसरे स्टेट की अगर आप बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में बीजेपी को कोई सीट मिले इस बात की संभावना कम रहेगी। बीजेपी का वोट शेयर आपको बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसके लिए पार्टी ने कम से कम वहाँ पे एक करंट जरूर पैदा कर दिया है। और जिस राम मंदिर को लेकर, जिस सनातन को लेकर तमिलनाडु में आपने देखा कि डीएमके इतना ज़्यादा विरोध कर रही है, वहाँ पर बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि एटलीस्ट चर्चाएं उसकी बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि हाँ अयोध्या में कुछ बड़ा हुआ है, कुछ भव्य मंदिर बना है। वोट के हिसाब से बात करें तो चाहे साउथ चेन्नई की बात करें, कोयम्बटूर की बात करें, यहाँ पर ये बीजेपी के हिसाब से अपेक्षाकृत मजबूत सीट होगी। लेकिन सीट जीत में कन्वर्ट हो जाए तमिलनाडु में, ये फिलहाल दूर की कौड़ी जरूर रहेगी। केरल की बात करें, बंगाल को लेकर भी की सीट बीजेपी जरूर, अगर क्रिश्चियन उन्हें वोट करते हैं। जी, बंगाल के हिसाब से अगर बात करें तो पिछली बार की जो 18 जीती हुई सीटें थी उनमें से 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए उसे जीतना मुश्किल होगा। लेकिन बाकी 3-4 सीटें ऐसी हैं जो कि पिछली बार जहां बीजेपी हारी थी वहां पे पार्टी ने अपने पोजीशन को बेहतर कर लिया था और उसमें आप मान कर चल सकती हैं कि पिछली बार का जो जैसा आंकड़ा था उनमें से 2-3 सीटों का इजाफा ही होगा, उसमें कोई बहुत कमी होती नजर नहीं आ रही है बंगाल में भी। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए आपका।